अगर आप ह्यूमन बींग देखोगे तो ह्यूमन बींग में मेल के पास कितना ऑटोसोम्स होते हैं? अगर आप मेल देखोगे तो मेल के पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स का ये सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? एक्स एंड X and Y. वाई, ठीक है। X and Y. और ये चीज अगर आप फीमेल में देखोगे तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन सा होता है? एक्स एंड X एक्स, and X. ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मेल का क्रोमोसोम्स में डिवीजन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन? 50-50 X, 50 Y. मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स हो गए प्लस एक्स, और यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स एंड वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों एक ही सेल में रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? फीमेल प्रोड्यूस ओनली ओवम विथ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो फीमेल क्या प्रोड्यूस कर रही है? फीमेल प्रोड्यूस ओवम विथ एक्स क्रोमोसोम, so there is a equal probability of fertilization of ovum with X and Y with sperm carrying either X और Y, ठीक है। तो यहाँ से केवल क्या आ रहा है? X ही आ रहा है। क्या आ रहा है? फीमेल गेमिंग से सिर्फ X फीमेल आ के रहा है। पास से केवल X आ रहा है, so there is a 50% of chances कि that goes to here और it goes to here, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसा होता था? ऐसा देखा जाता था कि यहाँ पे भी X है, और मतलब कि यहाँ पे फीमेल के पास 2 X है और मेल के पास 1 X है, तो X का काउंट क्या है? Y से ज्यादा है, ज्यादा. ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पे मोस्टली जो होता है 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप मेल में देखोगे तो मेल में क्या है? एक्स एंड वाई दोनों है, और फीमेल में देखोगे केवल एक्स है, तो इससे 50% की प्रोबेबिलिटी होती है, 50% मेल और 50% फीमेल। इफ यू विल गेट 44 ऑटोसोम्स विथ एक्सेस तो इट इज फीमेल, एंड फीमेल। इफ यू गेट 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई दैट इज कॉल्ड एज, इट विल गिव यू मेल, Male. ठीक है। देखो ये नॉर्मली थियोरेटिकल है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि 1000 मेल के पीछे अराउंड 1015 फीमेल पैदा होती हैं, ठीक है। दैट इज बाय द रिसर्च, ठीक है। बुक में 50% दिया हुआ है, मतलब जितना मेल प्रोड्यूस होता है उतना ही फीमेल प्रोड्यूस होना चाहिए। पर ऐसा जो है मतलब कि जो रिसर्च हुआ, रिसर्च में देखा गया कि 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल पैदा होती हैं? 1015 फीमेल। तो लिखना नहीं है आपको कहीं पे भी, मैं आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। सो द स्पर्म डिटरमाइंस वेदर ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल, बट आवर सोसाइटी ब्लेम हूम फॉर दैट सेक्स? Female. फीमेल, ठीक है। सो अगर बार बार लड़की हुई तो दे आर ब्लेमिंग टू फीमेल, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेल इज रिस्पॉन्सिबल, Male. ठीक है। प्लीज राइट डाउन। और सेकेंड थिंग, अगर आप रिसर्च में देखोगे तो रिसर्च में ये भी दिया हुआ है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है, पर जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो धीरे धीरे चलता है एज कम्पेयर टू द, सॉरी, वाई क्रोमोसोम जो होता है सो दैट मूव स्लोली एज कम्पेयर टू द एक्स क्रोमोसोम। ये सब बुक में नहीं है, बट सर मतलब एक्स धीरे चलता है या फिर वाई? वाई धीरे चलता है। ओके। अगर वाई धीरे चलता है तो तभी भी किसके ज्यादा पैदा होने के चांसेस हैं? फीमेल। लड़की. फीमेल के। सर और सर आपने एक ये पॉइंट बोला था कि थियोरेटिकली आपने बोला था कि ओवम में तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, हाँ और तो ओवम है तो एक्स ही है ना, देखो ना। वो तो है, लेकिन आपने बोला था कि मेल गेमीज में एक्स और वाई दोनों होगा, इसीलिए, और क्योंकि दोनों जगह पे एक्स है लेकिन वाई सिर्फ एक जगह पे है, वो कम होगा, वो एक्चुअली तो रेलेवेंट नहीं है ना। नहीं नहीं, उससे एक्चुअली रेलिवेंट नहीं है, पर कैसा होता है कि समटाइम वी आर थिंकिंग दैट देयर आर द टोटल 4 क्रोमोसोम्स ना, आउट ऑफ दैट 4 क्रोमोसोम्स 3 आर एक्स एंड 1 इज वाई, so there is a chances of 75-25%, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके। मेल में एक्स एंड वाई है ना, और यहाँ पे एक्स एक्स है ना, तो टोटल 4 हो गए ना, तो 4 में से 3 एक्स हो गए और एक ही वाई है ना। तो मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट कि सो देयर इज अ 25% मेल एंड 75% इज फीमेल। बट अगर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है कितना है? मनोज, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? सर आई थिंक मेल का ज्यादा ही होगा। ऑब्वियस है, मेल का ही ज्यादा है। केरला में फीमेल ज्यादा है। बस केरला का जो है, केरला का 1020 के आसपास है, ठीक है। मतलब 1020 फीमेल ऑन 1020 फीमेल ऑन 1000 मेल। 1000 मेल, ठीक है।
लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया का, तो इंडिया का क्या है, इंडिया का 943 था, 943 था शायद, फिर उसके बाद 934 944 हो गया, चेक कर लेना। 943 फीमेल ऑन 1000 मेल। और सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा। तो हरियाणा का है। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से आई थी, तो हरियाणा। दैट स्टार्टेड इन हरियाणा। ठीक है, तो बेटी पढ़ाओ योजना आने के बाद हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है थोड़ा सा सुधर गया था। ठीक है, तो अभी नया सेंसस हुआ नहीं, सेंसस 10 साल में एक बार होता है, तो जो सेंसस 10 साल में एक बार होता है, तो अभी 2000 कब होने वाला है, 2021 में होने वाला है। हाँ, इसी साल। पर कोरोना की वजह से नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट भी ये सोच रही है जितने लोग को खाली हो जाए कोरोना में, फिर उसके बाद गिनेंगे बैठ के, है ना। यस। सो राइट इट डाउन। आगे यस सर। सो नाउ कम टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बीज। तो हनी बीज में देखो क्या है, सो जो मेल होता है इसमें मेल हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, मेल। हैप्लॉइड। हनी बीज में अगर मेल देखोगे तो मेल इज हैप्लॉइड, एंड फीमेल क्या होती हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉइड होती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फीमेल है, तो फीमेल डिप्लॉयड है। फीमेल में जब मियोसिस डिवीजन होगा तो अपने को एक स्मॉल ए और स्मॉल बी मिला, है ना। यस। अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बोथ आर सेपरेटेड और नॉट, यस, तो सेपरेटेड। बोथ हाँ। अगर सेपरेटेड, ठीक है, सो उसमें जो दो बनेंगे दोनों क्या बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे। फीमेल। मेल बन जाएंगे क्योंकि हैप्लॉइड मेल होते हैं ना, तो बोथ आर हैप्लॉइड। तो अगर मेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हनी बीज में मेटिंग नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सो दोनों क्या हो जाएंगे, मेल। मेल बन मेल जाएंगे। विल। सो फर्टिलाइजेशन तो हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग तो हुआ, पर फर्टिलाइजेशन हुआ क्या, नहीं। नोट्स। तो egg is directly developed into the male because there is no Yes. fertilization। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल क्या था, मेल हैप्लॉइड था, तो मेल बन गए दोनों। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, पार्थेनोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर है। अब जो दूसरा वाला यस। पेयर है, यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो डिप्लॉयड फीमेल है, यहाँ पे हैप्लॉइड मेल है। अगर मेल हैप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और बी, ए इज फॉर, ए बी फॉर फीमेल, बी फॉर मेल, ठीक है। सो अब क्या हुआ, मियोसिस होगा क्या इसमें, नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, चलो हम लोग ने स्पर्म ले लिया, 2 स्पर्म ले लिया। अगर आप एक देखोगे तो ये एग हो गया, ठीक है। तो एग हो गया, तो ए जो है वो बी से मिल सकता है, बी भी ए से बी से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है द फीमेल कैन बी होमोजाइगोटिव, कैन बी हेट्रोजाइगोटिक, अंडरस्टूड, बट इट शुड बी डिप्लॉयड। क्लियर है। हनी बीस में जो फीमेल होगी वो क्या हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है और होमोजाइगस भी हो होमोजाइगस। सकती है, बट क्या होना चाहिए, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड होना चाहिए। और सब प्रोजेनी सर कैसा पता चलेगा, हाँ, प्रोजेनी सर मेल है या फीमेल क्या है, तो प्रोजेनी मेल है कि फीमेल, उसका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उससे पता चलेगा। फीमेल रहेगी तो थोड़ी छोटी दिखेगी, मेल रहेगा थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और सर ये ऐसा मतलब क्रोमोसोम में सर ए बी बी ऐसे में पूछा। अरे उसमें बस एक ही चीज देखना है, वो क्या है, अपना डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। अब देखो ना, यहाँ पे जो मेल बना है, तो ये वाले मेल के पास तो कौन सा जीन है, ए जीन है ना, हाँ। और ए मेल के पास कौन सा जीन है, बी जीन है ना। बी। अब ये वाले सर दोनों में कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं रहेगा सर, ए वाले मेल में और बी नहीं वाले नहीं मेल नहीं में? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो दे आर चेंजिंग दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका क्या क्रोमोसोम नंबर है, ए एंड बी, और इसका क्रोमोसोम है बी बी। बी एंड बी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, और ये दोनों क्या है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है तो इसलिए फीमेल है, हैप्लॉइड इसलिए मेल है। क्लियर है।
Yes. ओके सर। देखो आपको अभी क्या है कि अपना हनी बीज का इलाज नहीं करना है, ठीक है। उसमें क्या मेल है क्या फीमेल है आपको पता होना चाहिए। एंड मेल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, हेंस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल रिसीव्स। So the offspring formed from union of sperm and egg develops as a female, ठीक है। अगर यूनियन होगा तो ऑब्वियस से डिप्लॉयड होगा, और अगर डिप्लॉयड होगा तो ऑब्वियस से क्या फॉर्म होगा, फीमेल। फीमेल फॉर्म होगा। भी form और होगा। अगर कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो डिप्लॉयड फॉर्म Male होगा form क्या, होगा। नहीं। तो इट शुड बी हैप्लॉयड। अगर वो हैप्लॉयड रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, इट Male. शुड बी मेल, मेल। मेल, ठीक है। सो यहाँ पे आइदर इट इज क्वीन और दी वर्कर। सो एन फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल that is drawn, it is called as parthenogenesis। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन कौन फॉर्म हुआ, मेल हनी, मेल। ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन के साथ कौन फॉर्म होगा, क्वीन या वर्कर। फीमेल, फीमेल हनी बीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो बोलो, मेल क्या हो गया, मेल इज Parthenocarpus. पार्थेनोकार्प, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ ना। हाँ सर। प्लीज राइट इट डाउन। वर्कर्स ट्रायल रहते हैं, मैंने सुना था। कौन वर्कर ना, हाँ। Done, एक sir. मिनट कर sir। दो। नो सर। Yes, sir. Done. चलने आगे। सर एक सेकंड सर। Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, therefore the female are diploid, it has 32 chromosomes, and male are haploid, it has 16 chromosomes। so this is called as the haplodiploid sex determination system। क्या बोलते हैं इसको, Haplodiploid sex sex determination system। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following is the example of haplodiploid sex determination system, ठीक है। so it is what, it is honeybees। in this system male produce sperm by mitosis, ठीक है। तो male produce क्या करेगा, sperm by mitosis। they do not have father and thus cannot have son, but have a grandfather and can have grandsons, okay। हाँ सर। Yes, sir. now come to the mutation, ठीक है। so you know what is the mutation, what is the mutation, that is a sudden heritable Normal. changes, ठीक है। sudden changes in what inheritance or the chromosomal change is called as what, mutations, ठीक है। तो आपको पता है व्हाट इज द म्यूटेशन। अभी जैसे कोरोना है, तो कोरोना का वैक्सीन आ गया, हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन बना लिया तो हम खुश हो गए कि कोरोना अब जाने वाला है। पर कोरोना अपने अंदर क्या कर लिया, म्यूटेट कर लिया आपने। चेंजेस कर लिया ना, टू चेंजेस कर लिया, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन, ठीक है। और मोस्टली जो अगर आप म्यूटेशन देखोगे क्यों होता है, सो दैट म्यूटेशन विल टेक प्लेस ड्यू टू द व्हाट, ड्यू टू
इथिकल अगर आप बोलना चाहो तो अनइथिकल भी बोल सकते हो। सॉरी, अनइथिकल और अनरैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो कि आपको फीवर आया, क्या आया, फीवर आया, फीवर आया, आपने क्या किया, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया तो आपका WBC रेज्ड आया, WBC क्या आया, रेज्ड आया। तो आपका WBC रेज आया, तो इज एनी चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और नॉट? Yes. Yes, it is there. तो देयर इज द चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैंने कम क्यों नहीं बोला, बिकॉज अगर आप डेंगू बोलोगे तो डेंगू वगैरह हो गया, तो डेंगू फीवर क्या होता है, दैट इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो Yes, sir. वायरल है। तो अगर वायरल है तो उसमें देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक, सो अब किसी को फीवर है, उसका WBC रेज्ड है, तो यू नो कि इस बंदे को क्या है, कोई तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कौन सा बैक्टीरिया है आपको पता है क्या? No, sir. No. नहीं पता है। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, अगर आप अच्छे डॉक्टर हो, अगर सब कुछ अच्छा है, सो आपको इथिकली क्या करना चाहिए, इथिकली इस बंदे को बोलना चाहिए कि भाई तू जा अपना एक टेस्ट करवा ले, ब्लड कल्चर, क्या करवा ले, Blood ब्लड test. कल्चर, और वो ब्लड कल्चर का रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आना। ये भाई साहब जाएंगे ब्लड कल्चर करने के लिए, तो ब्लड कल्चर का रिपोर्ट 3 दिन में आएगा, मतलब थर्ड डे आएगा। तो थर्ड डे आएगा तो ये आपके पास आएंगे कि सर मेरा ये ब्लड कल्चर का रिपोर्ट है। तो जो ब्लड कल्चर का रिपोर्ट है, तो ब्लड कल्चर में आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि वो जो बंदा है वो कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल एंड इथिकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक है, जो कि फॉरेन में इसी रूल को फॉलो किया जाता है। क्लियर है? अब अगर इंडिया में इसको अगर फॉलो करने लगोगे तो मैं बता रहा हूँ आप डॉक्टर बन जाओगे, खाने के लिए मरने लगोगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर अभी आप खुद ही सोचो ना, जब अगर आप लोग क्या करते हो, सर्दी खांसी होती है डॉक्टर के पास जाते हो कि मेडिकल वाले के पास जाते हो? Doctor. मेडिकल वाले के पास। मेडिकल वाले के पास जाते हो। ठीक है, ये जो भाई साहब मेडिकल वाला है, इसको ना पैरासीटामोल देने का भी ये नहीं है, ठीक है, लाइसेंस नहीं है, इसको पैरासीटामोल भी देने का लाइसेंस नहीं है बंदे को। लेकिन आप जाते हो उसके यहाँ से मस्त में 2-4 एंटीबायोटिक उठा लाते हो, कुछ भी उठा लाते हो, मस्त में खाते हो, बुखार गया तो गया, नहीं तो डॉक्टर के पास फिर जाओगे, क्योंकि डॉक्टर को जितनी आप फीस दोगे उतनी में आपकी दवाई आ जा रही है। तो इसलिए आपने डॉक्टर Yes, को sir. बाईपास कर दिया और आपने मस्त पैरासीटामोल खाया, ये खाया, वो खाया, है ना। अब इंडिया में होता क्या है, इंडिया में डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो कि कल परसों मैं ड्यूटी पे चले जाऊं। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज, ठीक है, विच वी यूजुअली हर्ड इन अ हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो कल मैं हॉस्पिटल में चले जाऊं, है ना। तो अब कुछ ऐसा कर दो कि मैं हॉस्पिटल में क्या मतलब कि ड्यूटी पे चले जाऊं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बंदे को पैरासीटामोल दूंगा और वो बंदा पैरासीटामोल खाएगा, तो पैरासीटामोल का जब तक असर रहेगा तब तक उसका बुखार उतर रहेगा। लेकिन जैसे ही पैरासीटामोल का असर कम होगा, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर से बुखार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। अब मैं जिस बंदे को मैं बोलूंगा कि भाई 3 दिन के बाद तेरा ब्लड कल्चर का रिपोर्ट आएगा, तो वो मेरे को गाली दे के ही जाएगा कि साला 3 दिन तक मैं क्या करूंगा, 3 दिन तक मैं बुखार लेके बैठा रहा हूँ, ये किया रहा हूँ, वो किया रहा हूँ। तो वो सुनने वाला है क्या? वो सुनने वाला नहीं है। नहीं सर। तो इसलिए इंडिया में 99% जो डॉक्टर होते हैं वो एक क्या बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, तो जिसमें एंटीबायोटिक होता है, जिसमें एंटीपायरेटिक होता है, जिसमें एंटा एसिड होता है, जिसमें एक अच्छा जो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, थोड़े बहुत लगता है अरे यार बड़ा मस्त आदमी, ऐसा क्या क्लिनिक चलता है, तो थोड़ा सा स्टेरॉइड डाल देता है। ये 4 मसाला बना दिया उसने, है ना। अब ये 4 मसाला जो बन गया है, ये 4 मसाले में आपको कुछ भी हुआ रहेगा आप ठीक हो जाओगे, और ये 4 मसाले में अगर आप ठीक नहीं हुए तो मतलब कि वो जो सामने वाले डॉक्टर के पास गए हो उस लेवल का डिजीज ही नहीं है। तो इसके लिए आपको या तो MD मेडिसिन के पास जाने की जरूरत है, या सर्जन के पास जाने की जरूरत है, या तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया रहेगा एंटीबायोटिक से मर जाएगा,
बुखार बुखार आ रहा है तो एंटीपायरेटिक उस पर काम कर देगा। आजकल जो एंटीपायरेटिक होता है वो एनाल्जेसिक के साथ में आता है, जैसे डोलो। ठीक। एंटी एसिड आपको एसिडिटी भी नहीं होने देगा। स्टेरॉइड दे दिया है तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी पैथोलॉजिकल चीज आपके बॉडी में चल रही है वो क्या हो जाएगी, सडनली स्टॉप हो जाएगी। तो ये 5 चीज से तो आप ठीक हो जाओगे, और 5 चीज से अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो तो आपको बड़े डॉक्टर के पास जाना होगा, नहीं तो किसी हॉस्पिटल में बंदा आपको रिफर करेगा। क्लियर है? तो नॉर्मली इंडिया में ऐसा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप दवाई खरीदने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलता है ये एंटीबायोटिक 3 दिन लेना, ये एंटीबायोटिक या तो 3 दिन बोलता है या तो 5 दिन बोलता है, मैक्सिमम 7 दिन बोलता है। ठीक है, एंटीबायोटिक को नॉर्मल कोर्स ये 3, 5, 7 दिन के चलते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, 5 दिन लेने के लिए। कितना दिन बोला है? 5 दिन लेने के लिए। आपके बॉडी में जो 100% बैक्टीरिया हैं, तो अगर आपने जब पहले दिन लिया तो मान लो पहले दिन लिया तो 50% बैक्टीरिया मर गए, कितने बचे? 50%। फिर दूसरे दिन आपने लिया, फिर उसके 50% बैक्टीरिया मर गए, तो मतलब कि टोटल 75% बैक्टीरिया मर गए। तो 75% बैक्टीरिया मिल गए तो कितने बचे? 25 और बचे। 25। अब ये जो 25% बैक्टीरिया हैं तो उसके भी 25 मान लो बच गए या मर गए, तो 12.5% बच गए आपके। ठीक है। अब आपके ने अब देखो 100% जो बैक्टीरिया थे अब 10% हो गए हैं, तो बैक्टीरिया का असर कम होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर आपको बुखार आएगा क्या? नहीं। सिम्टम कम हो जाएंगे सर। एसिडिटी जैसे कुछ होगा क्या? नहीं। तो आपने कितने दिन का मेडिसिन बचा लिया? 2 दिन। 2 दिन का। लेकिन बैक्टीरिया 100% मरा क्या? नहीं। 10% बैक्टीरिया मरा हुआ है। तो ये जो 10% बैक्टीरिया जिंदा है ना, इन लोग अपने खानदान वालों को मरते हुए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ। अभी जब कोरोना आया था, जब हम देख रहे थे अरे जो मास्क पहन के नहीं घूम रहा है, जो एक दूसरे को छुआछूत कर रहा है, जो भीड़ भाड़ में जा रहा है, वही मर रहे हैं, तो उसको देख करके सब शांति से घर पे बैठ गए कि नहीं बैठ गए? बैठ गए। तो जो बैक्टीरिया भी अपने बॉडी में वो भी ध्यान से बैठ करके देख रहा है कि नहीं देख रहा है कि अरे यार मेरे जो पूर्वज लोग थे वो तो ऐसे इसने कुछ तो खा लिया था, उसकी वजह से मेरे पूर्वज लोग मर गए, तो मैं 10 दिन से बचा हुआ हूँ। तो हम जो 10% बचे हुए हैं, तो हम लोगों को कुछ अभी आतंक करना चाहिए कि अभी शांति से बैठना चाहिए? शांति से बैठना चाहिए। हाँ, तो वो क्या करेंगे, शांति से बैठ करके अपने अंदर क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे। क्या करेंगे? म्यूटेशन करेंगे। वो म्यूटेशन ऐसा करेंगे कि आपने जो मारने के लिए भेजा था अगली बार उससे वो नहीं मरेंगे, अलग हो जाएगा। अब हाँ वो अलग हो जाएंगे। फिर से अगली बार आपको बुखार होगा तो आप बोलोगे अरे डॉक्टर ने तो दवाई दिया था 3-5 दिन का, मैंने 2 दिन का बचा लिया है, तो फिर से आप वही 2 दिन की दवाई खाना चालू करोगे। उससे कोई असर होगा क्या आपको? उससे कोई असर नहीं होगा। तो दैट कंडीशन दवाई की बैक्टीरिया के पास। हाँ, क्योंकि उसने उस दवाई को रजिस्ट कर दिया उस बैक्टीरिया ने, अब आपको दूसरा एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द अनरैशनल अनइथिकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंड द कंडीशन विच हैपेंस हियर, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एमडीआर। क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एमडीआर, विच इज कॉल्ड एज द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। इसी को अमेरिका में सुपर बग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर बग। ठीक है, इसी को अमेरिका में सुपर बग बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी चीज लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग इसके ये होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ट्यूबरकुलोसिस जितने भी पेशेंट लोग को होता है, सो 90% ट्यूबरकुलोसिस ये इन्फेक्टेड पर्सन दैट वेंट इनटू द एमडीआर टीबी। व्हाई एमडीआर टीबी? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस किसी को होता है, सो द ट्रीटमेंट इज ऑफ अराउंड 6 मंथ। 6 मंथ तक 4-4, 5-5 गोली का एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। तो इन लोग क्या करते हैं, उसमें से 2 मीठी गोली होती है और 2 कड़वी गोली होती है। जो कड़वी गोली होती है उसको फेंक देते हैं, मीठी गोली को खाते रहते हैं। लेकिन अगर आपने 2 एंटीबायोटिक को ऑलरेडी कम कर दिया है तो वो 2 एंटीबायोटिक का असर होगा क्या? नहीं। तो 2 एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा ना, तो नहीं होगा तो आपका जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो आप 6 महीने का 1 साल का भी कोर्स लोगे उस एंटीबायोटिक से, कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस। एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस जो ट्रीटमेंट होता है, फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है, और उसका जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो इट इज अराउंड 1.5 ईयर। अब जिस बंदे ने इज्जत से 6 महीने दवाई नहीं खाई वो 1.5 साल खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो ऐसे टाइप के पेशेंट मोस्ट ऑफ मर जाते हैं, who they are suffering from एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है,
क्लियर? सो ये सब लिख लेना। अब यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द म्यूटेशन? म्यूटेशन इट इज अ सडन heritable changes occurring in DNA sequences that result in the genotype and phenotype of an organism. So recombination and mutations leads to variation in DNA. अगर ये बताओ कि डीएनए में वेरिएशन होगा तो जीनोटाइप और इसमें भी वेरिएशन होगा कि नहीं, फिनोटाइप में? होगा। अब अगर जीनोटाइप में वेरिएशन होगा, क्योंकि देखो जब भी आप किसी के लिए एंटीबायोटिक बनाते हो तो पहले आप उस बैक्टीरिया का क्या पढ़ते हो, जेनेटिक्स मटेरियल पढ़ते हो ना, जेनेटिक मटेरियल। तो उसके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंगली आपने क्या बनाते हो, एंटीबायोटिक बनाते हो। लेकिन उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लिया, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लिया, तो आपका नया दवाई बनाया हुआ उस पर काम करेगा क्या? तो वापस नया बनाना पड़ेगा। तो फिर से नया बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू यूज अनदर एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं। बच्चे की आंख में वॉइस टच क्या हुआ है? क्या हुआ? तो फर्स्ट इमेज में वो बच्चे की आपका वॉइस टच क्या हुआ है? बच्चे की आंख में वो बच्चे की बॉल टाइप क्या हुआ? उसका वॉइस टाइप हुआ ना कुछ। हाँ, तो यही सब क्या है ना, जेनेटिक डिफॉर्मिटी। अगर आप इसका जेनेटेलिया देखोगे, जेनेटेलिया भी एब्सेंट है, इट इज ब्लैडर। सर थर्ड इमेज भी सेम है। हाँ हाँ, सर जो बचा हुआ सर जीन जो म्यूटेंट होता है सर, उसके लिए मतलब ऐसा ट्रीटमेंट कैसा सर बोले आप? देखो बच्चा हुआ, देखो एंटीबायोटिक का कोर्स आपको कंप्लीट करना है। अगर ह्यूमन बीइंग में कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं। तो डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं तो उसमें अपने को आइडिया लग जाता है कि बच्चे को जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है कि नहीं है। सर कौन सा टेस्ट सर, क्या बोले एक बार फिर से बोलो। डुअल मार्कर टेस्ट बोलते हैं उसको। सब लिख सर दीजिएगा। इसका कोई मतलब ट्रीटमेंट है म्यूटेशन का? म्यूटेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं है ना सर? नहीं नहीं। हाँ, लेकिन आप म्यूटेशन से बच इसलिए सकते हो कि अगर आपने एंटीबायोटिक को कोर्स कंप्लीट किया है तो यू विल नॉट वेंट इनटू द, वो जो म्यूटेशन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, ये जो म्यूटेशन है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है। सर ह्यूमन बीइंग वाले का नहीं है ना कोई ट्रीटमेंट? नहीं नहीं, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। एंड वंस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक और द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाने वाले मिल जाते हैं। अभी माय सिस्टर, मेरे सिस्टर की जो बड़े वाले बेटा है, तो उसको ना, सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो अभी वो 18-19 ईयर का है, तो 19 ईयर का है, तो उस समय मैं शायद से थर्ड या फोर्थ में पढ़ता था जब वो पैदा हुआ था, नहीं फिफ्थ या सिक्स में था। सो एट दैट टाइम ही बॉर्न, तो जब वो बॉर्न हुआ तो किसी ने उसको बताया नहीं कि योर चाइल्ड इज डाउन सिंड्रोम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग उसको बेवकूफ बनाते थे कि जाकर के हरिद्वार में पूजा कर ले तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, जाकर के उधर पूजा कर ले तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तू हर साल पूजा करेगी, 7 साल पूजा कंटिन्यू करेगी, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तेरा बच्चा ऐसा करेगी वैसा करेगी, मतलब जो जो उसको बेवकूफ बनाता था वो सब करती भी थी, ठीक है। सो जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गया तब मैंने पढ़ा कि क्या होता है डाउन सिंड्रोम। तो मैंने बोला भाई तू कितना भी पूजा कर लेगी, कुछ भी कर लेगी, तेरा बच्चा ठीक होने वाला नहीं है, तो शांति से जो है उसको संभाल। सो मेन चीज क्या होता है कि मतलब कि क्या होता है, जो चीज अपने हाथ में नहीं होती, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर पेंटेड सेंड इनटू द, मतलब वो कोई अलग ही ह्यूमन बीइंग का पावर, किसी ह्यूमन पावर के पास चलेगा, तो दैट इज रिलेटेड टू द गॉड। तो जिसके जो गॉड है सब उसी गॉड के ऊपर भरोसा करके उसको लेके चलते हैं। पर हाँ, अगर आप जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया है और बेबी फॉर्म हो गया है, so it is a less likely you can change the genetic material. Okay, ठीक है। Yes. अब जो डिजाइनर बेबी है, डिजाइनर बेबी में कैसा है, खर्चा बहुत लगता है, ठीक है, और सब लोग डिजाइनर बेबी अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। सर इंडिया में डिजाइनर बेबी लीगल है क्या? इंडिया में नहीं, कहीं पे भी डिजाइनर बेबी लीगल नहीं है। थाईलैंड में अगर आप जाओगे तो थाईलैंड में सेक्स डिटर्मिनेशन लीगल है,